बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है। मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। अपने अपने क्षेत्रों में जोर शोर से जोश और उत्साह के साथ लगे हुए हैं। इसी कड़ी में डे न्यूज की पूरी टीम जगह जगह पहुंचकर विभिन्न प्रत्याशियों से बात कर रही है, साक्षात्कार ले रही है। इसके साथ ही जनता से, स्थानीय लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि इस बार किस मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पहला प्रसारण आइए हम आपको दिखाते हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अनिल मिश्रा से यह खास साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की, तो मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होना है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन इसको लेकर काफी सजग और सतर्क है, प्रशासन भय मुक्त वातावरण में मतदान कराने को लेकर दृढ़ संकल्पित है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों में गजब का उत्साह और जोश नजर आ रहा है। अलग अलग पार्टी से प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और इसी मैदान में इसकी खबर लेने हमारी पूरी टीम पहुंची है। आज मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अनिल मिश्रा जी के यहाँ, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनका साक्षात्कार लेंगे और देखेंगे कि इस चुनावी मैदान में इनकी पहुंच कहां तक बढ़ी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये राजनीतिक यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी कि आप कब से राजनीति में? देखिए, राजनीति तो विरासत में है। मैं सबसे पहले बता दूं कि 88 विधिवत हमने अपने कॉलेज टाइम में जब शुरुआत में कॉलेज में गया, और जब कॉलेज में भी एक राजनीतिक माहौल मिला तो मैंने किया ये सब किया। और छात्र संघर्ष से मैंने अपने छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की और धीरे धीरे वही राजनीति में कदम बढ़ता गया। बीच में कुछ दिनों के लिए हमने एक आजीविका का साधन ढूंढा, नौकरी हमारी हो गई और वेस्टर्न रीजन में एक कंपनी थी, उसी में मैं एयर इंडिया की सब्सिडियरी उसी में हम नौकरी करते थे। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति करने वालों को नौकरी रास नहीं आती है, तो हम 95 में नौकरी छोड़ी विगत त्याग पत्र दे करके। और हमारे पिताजी चूंकि मुखिया थे और CPI के लीडर थे, उनके साथ हम जुड़ गए। और हमारे पिताजी भी 62 में और 78 में दो बार उस समय में मुखिया इलेक्शन हुआ, तो वो दोनों ही बार मुखिया रहे और उन्हीं के पश्चिम पर चलते हुए आए। और 2001 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया मुखिया रहते हुए 97 में, और तब ये हो गया था, पंचायती राज डिजॉल्व हो गई थी और चुनाव के नए परिदृश्य का, नया कानून का चर्चा चल रही थी। 2001 में फुल एंड फाइनल पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव हुआ और 2001 में मैं मुखिया चुना गया यहाँ से अपनी पंचायत का। और फिर उसके बाद जब मुखिया आया तो 2001 हुआ, 2006 हुआ, 11 हुआ, 11 तक हम स्वयं मुखिया 3 बार। और उसके बाद 16 में हमारी पत्नी मुखिया चुनी गई और फिर 21 में फिर पुनः हमारी पत्नी दोबारा मुखिया। तो वर्तमान में हमारी पत्नी मुखिया भी है और सब दिन प्रत्येक दिन हमारा ड्यूटी ही है कि सुबह उठ करके गरीबों के लिए उनके टोला में जाना, उनका घूमना, यही हमारा काम है। दूसरा काम भी हम नहीं करते। कोई न बहुत बड़ा बिजनेस है और न कोई बड़ा हमारा उद्योग व्यापार धंधा है। हमारा राजनीति जीवन है और बेसिक तौर पर हम राजनीति ही करते हैं। और इसी में और राजनीति क्या मैंने समझिए कि एक समाज सेवा करते हैं, दलितों पिछड़ों के बीच में रहते हैं, बस यही हमारा ये है। इस बीच जो एक बात आपने कही कि आप CPI पार्टी से जुड़े हुए थे और अभी आप जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, तो ये बदलाव क्यों आया? देखिए, जब हम राजनीति में और जब सच्चे मायने में आप समाज के हित के लिए काम करते हैं
तो मुझे लगा कि सीपीआई विचारधारा बहुत बढ़िया है, चोरीज बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम सीपीआई में काम करते थे तो लगता था इससे बहुत ज्यादा गरीबों का उद्धार नहीं होगा, किसानों का उद्धार नहीं होगा, मजदूरों का उद्धार नहीं होगा। उसी समय हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का प्रादुर्भाव हुआ और बिहार बदलने की बात। देखिए, सबसे पहले तो लोग अपने घर को बदलता है, तो पूरे देश और पूरे समाज से बदलने की बात आती है, तो हमने सोचा कि पहले अपने घर से स्टार्ट किया जाए और बिहार बदलने की जो मुहिम उन्होंने प्रारंभ की उसमें हमने कंधा लगाना शुरू किया और प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा के समय ही जुड़े, उनके विचारों से प्रभावित हुए और उसके बाद स्वराज में वही लोकहित लोक कल्याण के लिए। तो जन स्वराज जैसे कि बताया जा रहा है कि ये जनता की आवाज है, जन आंदोलन है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये पहली बार बिहार में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रयोग ही है, एक्सपेरिमेंट ही है। तो फिर आप इसको कहाँ से सफल होता हुआ देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जन स्वराज वाकई जो बात कर रही है वो कर पाएगी? क्योंकि जब बिहार के चुनाव की बात की जाती है तो उससे कई चुनावी जुमले सामने आते हैं कि नेताजी आते हैं, वादे करते हैं, फिर चले जाते हैं, और ऐसे में एक पार्टी का आना, बिहार को बदल देने की बात करना, जो सालों से एक राजनीतिक समीकरण बिहार में चलता आ रहा है, उसमें बदलाव होने की संभावना आपको कहाँ रहती है? 45 वर्षों से कांग्रेस, 15 वर्ष और 20 वर्ष से आपको भी लगेगा कि बिहार आजादी के बाद से जिस समय अग्रणी राज्य था, जस्ट आजादी के बाद, और धीरे धीरे इस राज्य का मैंने आप समझिए कि इसमें शिक्षा इतनी उत्तम थी, यहाँ एक से एक यूनिवर्सिटी था, यहाँ पढ़ने के लिए चीन से लोग आते थे, जापान से लोग आते थे, उस समय का बिहार आते थे। और आज तो बिहार की स्थिति को धीरे धीरे डिटेरियोरेट किया और मैंने राजनीतिक लोगों ने, बिना नाम लिए मैं कहता हूँ, बिहार को नीचे गर्त में डाला है, लूटा है बिहार। सत्ता पाने के लिए उन्होंने बिहार को खखोर करके रख दिया है और मैंने बिहार को गर्त में धकेल दिया। इतने दिनों में, इन 78 सालों में यहाँ की जनता, एक ही चीज रिपीट होता चला गया, वो कांग्रेस हो, लालू जी का पूरा परिवार हो या फिर नीतीश जी हो, सत्ता पर काबिज रहे, केन पकड़े, और जनता इतनी उब चुकी है इन लोगों से, एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, इन सबों का नाम सुन सुन करके वो बदलाव चाहते हैं। और प्रशांत किशोर जी की मुहिम इस बार बिहार बदलने में पूरी तरह सक्षम है। आप देखिएगा, अब देखिए बिहार कैसे बदलता है, उदाहरण हम लेते हैं। प्रशांत जी जब आए थे तो सबसे पहले कहे थे मैं यहाँ 400 रुपये का जो वृद्धावस्था पेंशन का भीख है, भीख जो सरकार देती है, हम आते के साथ 2000 करेंगे। सरकार गरीब की कहीं आ करके सही में किसी पर वोट नहीं ले ले तो 1100 उन्होंने दबाव में किया है। यही स्थिति है। तो पहला बदलाव तो स्वराज की है, इसका आप अंदाज लीजिए। आज तक हमारे श्री यादव जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, मैं बोलता हूँ नीतीश कुमार जी, कभी आप पलायन, कभी सबों ने कहा कि बिहार से अगर मजदूर नहीं बाहर जाएगा तो सारा देश ठप हो जाएगा। और ये नहीं कहते हैं कि बिहार के मजदूर इतनी यहाँ मैन पावर है कि मैन पावर अगर खड़ा हो जाएगा तो बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा। उन्होंने कभी पलायन रोकने की बात नहीं की। अब जाकर के नींद खुली है कि पलायन रोकेंगे, नौकरी देंगे, कभी किसी ने नहीं कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशांत किशोर ने आवाज दिया कि मैं इस बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ के लोग जो अपना श्रमदान दूसरे राज्यों में देते हैं, अब क्या होता है, श्रमदान हम देते हैं, काम हम करते हैं, गाली भी हम सुनते हैं और गर्व से कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। चले जाइए गुजरात, वहाँ एक गुजराती 1000 बिहारियों पर भारी है। अंदाज कर लीजिए बिहार की क्या दुर्दशा है। इसी बिहार की दुर्दशा को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी जब ठाने हैं तो इस बार आप देख लीजिएगा कि जो छठ में लोग आएंगे, इस बिहार की व्यवस्था को निश्चित रूप से बदलेंगे। यहाँ के लोग उबे हुए हैं यहाँ के राजनीति से, और यहाँ पूरे बिहार में
ये 243 सीट पर जनसुराज पूरे दमखम के साथ और बहुमत से जीतेगी, यह हम आपसे मैंने इसका फोरकास्ट करते हैं। आप देखिएगा कि इस बार जनसुराज की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और ये बदलाव हो करके। तो ये तो रही पार्टी की बात। अब मुझे ये बताइए, यहाँ की जो स्थानीय जनता मुख्यतः जानना चाहती है कि जनसुराज जब इतने बड़े बदलाव की बात कर रही है, तो प्रत्याशी के तौर पर जनसुराज ने आपको क्यों चुना? देखिए, हम चूंकि शहर से सटा हुआ गाँव में मैं रहता हूँ, और एक्चुअली है क्या, दो परिवेश हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक तो गांव के भी लोगों का हालात में जानता हूँ, और हृदय बसता है गांव में। आम जनता का हृदय गांव में बसता है, तो गांव की भी जानकारी मुझे है, कैसे वहाँ गरीबी है, कैसा पिछड़ापन है, और शहर जो आधुनिकता की तरफ भाग रहा है, उसकी भी जानकारी है। पहली बात। दूसरी बात है कि जनसुराज पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, जहाँ भी मैं रहा, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, उनके हक और हकूक के लिए लड़ाई हमने लड़ी है, और कई बड़े आंदोलनों में मैंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अपना एक छोटा सा संगठन भी हम चलाते हैं, किसान मजदूर एकता संघ, और कई बार यहाँ किसानों के ऊपर जो भीषण दबाव पड़ा, लोगों की जमीनें हड़पी जा रही थी, उसके लिए मैंने एक बड़ा आंदोलन किया था। तो इसलिए पार्टी हम पर विश्वास की और टिकट दी कि यह जनता में जाएंगे और जनता के हित के लिए ही बात करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। और मैं वादा भी करता हूं कि विधायक शब्द का मैं मान्यता बदल दूंगा अगर मैं चुनाव जीत कर आता। तो मैं इसलिए पार्टी हम पर विश्वास की और इसीलिए हमको टिकट दे करके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। तो जब से ये टिकट देने की बात हुई और अब तो नामांकन भी हो गया, तो स्थानीय जनता से जो बातचीत हुई है या लोगों से जो बातचीत हो रही है, तो पार्टी के इस विश्वास पर आप खुद को कितना खरा उतरता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हम तो 100% अपने आप को खरा उतरता हुआ देखते हैं, और हमारा किसी से प्रतियोगिता या कंपटीशन नहीं है, और हम अपना सभी लोग माननीय हैं हमारे लिए। बड़े भाई लोगों के बीच में एक छोटा भाई है, लेकिन जो दुर्दशा हमने देखी है गांव, और जो देखते आ रहे हैं, और अभी जब क्षेत्र भ्रमण में जो लोगों से मिलता है, बड़ा दारुण स्थिति है। लोग इतना उत्कंठा से मिलते हैं, और लोगों का विश्वास जनसुराज के प्रति इतना है कि एक विकल्प ही नहीं, एक विश्वास है कि यह पार्टी अगर जीतेगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। और हमको विश्वास है कि किसान किशोर जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा दिए गए बात, हम ये नहीं कहते हैं कि एक दिन में वो कोई बदल देंगे बिहार को, रातों रात बदल जाएगा, समय लगेगा, लेकिन यह बिहार आने वाले 10 वर्षों में बिहार अग्रणी 10 राज्यों में गिना जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। उनके काम करने की शैली पर विश्वास है। और आप देखिए, 12 राज्यों में जिन्होंने सरकार की व्यवस्था बदली है, जिन्होंने 12 राज्यों में घूमकर वहाँ जो जीर्णशीर्ण सरकारें थी उसको बदला है, एग्रेसिव सोच रखने वाले लोगों को जो विकास की तरफ उन्मुख है, उनको मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। और 2014 में खुलेआम हम पाते हैं, 2014 में जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनको भी जिताने में कंधा लगाया है। तो क्या पूरे देश में उनकी सरकार लाने में कंधा लगा सकते हैं, उनको गद्दी पर बैठाने में अपना मदद कर सकते हैं? तो क्या बिहार को बदलने के लिए वो अपने बिहार के को अच्छा करने में क्या उनसे उम्मीद का हम लोग नहीं करें? वो तो देश स्तर की बात थी, ये तो सिर्फ राज्य स्तर की बात है। और अभी उनका रूटीन आप देखिएगा तो आश्चर्य लगेगा कि क्या करते हैं। और समय वक्त बताएगा आपको, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, एक वक्त बताएगा कि आपने जो कहा था वो अक्षरशः सही साबित हुआ। यही स्थिति है और यही विश्वास है। जनता देखती है, जनता इस उत्कंठा में है कि हम नहीं खोजते हैं जनता को। जब हम क्षेत्रों से गुजरते हैं तो जनता मुझे खोजती है कि जनसुराज के कैंडिडेट को। जो लोग नहीं जानते हैं वो जरूर
पूछते हैं कि अनिल मिश्र कौन है, जनस्वराज से कौन आया है, और अनिल मिश्र नहीं, वो सेकेंडरी है, ठीक है हमारा नाम है, 5 बार से मुखिया है, लेकिन लोग खोजता है पहले जनस्वराज को। तो आप समझिए कि हर घर में, हर आदमी व्यक्ति के पास जनस्वराज पहुंच चुका है, और उसी क्रम में जनस्वराज निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, और कहीं कोई मुकाबला आप नहीं देखिएगा। आने वाले 10 दिनों में आपको प्रदर्शित दिख जाएगा कि जनस्वराज ही जनस्वराज। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि एक तरफ जहां स्थानीय जनता इनको जान रही है, पंचायत की समस्याओं को लेकर ये लगातार कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो जनस्वराज पर भी एक विश्वास जता रही है। तो सवालों का ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और उन पर क्या बदलाव करना जरूरी है। तब तक रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनस्वराज के प्रत्याशी अनिल मिश्रा जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, तो मेरा पहला सवाल होगा कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र अभी मौजूदा ऐसी क्या समस्याएं हैं जो वर्षों से निरंतर वो समस्याएं चलती आ रही हैं? हर बार उस पर बातचीत तो होती है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। सबसे मधुबनी नदियों से बड़ी जीती, लेकिन आप देखिएगा, आप अपने फादर से, अपने मदर से, ग्रैंडफादर से पूछिएगा, बताएं मधुबनी जहाँ से चला शहर था 74 जिला, और मधुबनी जहाँ से चला था कमोबेश वही था। कुछ सड़कें बनी, कुछ हुआ, लेकिन आप जाम की समस्या, आप मधुबनी के किसी भी गली से चले जाइए, सड़क से चले जाइए, आपको एक छोर से दूसरे छोर जाने में घंटों का समय लगता है, जबकि बहुत बड़ा मधुबनी शहर है। पहली बात, अभी ये देख लीजिए, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या अगर बढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होना चाहिए। इसी में भी ये अर्बन डेवलपमेंट में मधुबनी शहर को पूरे मिथिलांचल की हृदय स्थली है, उसका विकास किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों ने की कि वो विकास किया। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि अभी वर्तमान में यहाँ जन संकट इतना बड़ा कि मैंने किसी में भी आप गली गली समरसिबल देखिएगा, समरसिबल समस्या का समाधान नहीं है। पैसे वाले लोग समरसिबल, गरीब जो है घंटों धूप में लाइन में लगा रहता है पानी भरने के लिए। तो सबसे बड़ी वाटर लेवल नीचा चला गया, ये सबसे बड़ी समस्या ये जल संकट है हमारे। और यहाँ दूसरी समस्या है जो लोग जो निकलते हैं सर, एक बार हम इंदौर गए थे, छोटी सी बात हम बता, तो इंदौर गए, इंदौर में एयर का ग्रीन सिटी है, क्लीन सिटी है, और एक पेड़ का पत्ता मुझे सड़क पर नजर नहीं है। वहाँ का नगर निगम, वहाँ का जो व्यवस्था, देखिए हम नगर निगम है हमारा, साधन संसाधन का कंप्लीट अभाव, पूरे बिहार की बात है। इतने दिन सत्ता में एनडीए रही, साधन और संसाधन की कमी रही। कुछ लोग हमारे थे जो विकास है भी, विकास की तरफ उन्मुख, लेकिन संसाधन की कमी।
तो सरकार को सोचना चाहिए कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो, उसके तहत कम से कम मधुबनी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। मधुबनी सब शहरों का विकास हुआ, आप देखिएगा खासकर मिथिलांचल और उसमें भी मधुबनी कोई विकास नहीं हो सकता। वहाँ की सड़कें वैसी की है, नालियाँ वैसी ही है। अरे नाली चौड़ा वहाँ हमारे यहाँ मधुबनी में जो हमारे 3 केनाल है, राज केनाल है, किंग्स केनाल है और वाटसन केनाल है, आप देख लीजिए इससे हर साल हर चुनावी वक्त में केनालों की बात आती है, लेकिन आज तक उसका कोई न उड़ाही हुआ, न उसके तलहटी को साफ किया गया। अरे हमारे यहाँ इतना पानी जल संकट एक तरफ देख लीजिए और थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मधुबनी शहर बजाता हुआ नजर आता है। दूसरा आपको ये है कि गलियां उछल कर गलियां भर जाती है पानी से और नालियां उछल करके पूरे जल जमाव की विकट स्थिति आती है। इसका मुख्य कारण है कि जल निकासी का कोई मूलभूत खाका नहीं है हमारे पास और नालियां बनती है लेकिन निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। 3 हमारे पास कैनाल है, उसको शहर से बाहर ले जाकर के कहीं गिरा दिया जाता है, जीवच में गिर जाता है। तो ये 3 कैनाल हमारे यहाँ गाद से भरा हुआ है, उसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और हम अगर यहाँ चुनकर आएंगे, हमारा मुख्य फोकस होगा कि हम यहाँ की व्यवस्था जो है शहर को सौंदर्य करने का, इस व्यवस्था के तहत मैं चाहूँगा कि ये 3 कैनाल की उड़ाही हो, कैनाल की मजबूत दीवारें हो, उसकी तलहटी मजबूत हो और उसको साफ करा के नीट एंड क्लीन उसमें से पानी आएगा और बह करके चला जाएगा। ये व्यवस्था हमको करवाएंगे। अभी की व्यवस्था मुख्य समस्या ये तीसरी बात है कि आप देखिए ये मधुबनी शहर हो कि पूरे विधानसभा चले जाइए, जो वोट आता है सरकार भी कहती है कि अधिक से अधिक मतदान कीजिए। आप देख लीजिए मतदान 52%, 54% क्यों? क्योंकि लोग तो अपने आजीविका के लिए बाहर रहते हैं और सारे पलायन कर चुके हैं। तो आप बिहार में उनको रखवे नहीं करते हैं और वोट पाते हैं कि आकर के हमको 80% दीजिए, वोट में मतदान कीजिए, 80-90% कीजिए। ये संभव है? यहाँ रोजगार नहीं है और सबसे समस्या है कि यहाँ के जो हमारे लघु उद्योग में मधुबनी खादी जो हमारे यहाँ का विश्व स्तर पर नामी था, यहाँ घर घर उद्योग चलता था, कुटीर उद्योग, हैंडलूम हमारे यहाँ चलता था और यहाँ का खादी प्रसिद्ध था। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप देख लीजिए कि जो बड़े बड़े नेता थे, अब साउथ से खादी आता है और मधुबनी इतना बड़ा खादी का हब था, माफियाओं के चंगुल में चला गया। यहाँ माफिया इस पर हुकूमत कर रहा है और कहीं भी आप खादी नहीं देखिएगा। आपको हम बता दें कि कपसिया में खादी भंडार पूरे विश्व प्रसिद्ध था, वह कपसिया का खादी भंडार, जहाँ 100 नंबर वहाँ मील का धोती फिर रहता था, उसके यहाँ बंद कर दिया गया। प्रत्येक घर में हम लोग 3 बजे सुबह में उठ करके जब टहलने 3-4 बजे जाते थे तो प्रत्येक घर में, और यहाँ से आप फुवारा तक चले जाते, वहाँ खटर खुटर की आवाज आती, हैंडलूम चलता था उतना सुबह में, सारे लोग उठ करके खादी बुनते थे और खादी समाप्त हो गया, उद्योग चला गया। आज भी अगर खादी को पुनर्स्थापित किया जाए तो हम समझते हैं कि 90% पलायन रुक जाएगा। आप हमारे साथ चलिएगा, बिलाही गांव आपको कहते हैं कि वहाँ चलिए और निमंत्रण देते हैं। बिलाही गांव में ठाकुर जी हैं, उनके पिताजी ने एक मिल लगाई। मिल क्या, एक पावरलूम का व्यवस्था किया, वहाँ कपड़ा बुनाई होती, इतना बढ़िया वो मिल था, वहाँ कारखाना था। और आज जाइएगा तो देख करके आंसू छलक जाएगा। पहले हमने इंटरव्यू में भी कहा था और कम से कम 20 मशीनें हैं जो एक लार्ज उत्पादन कर सकती है पावरलूम, वो ठप है और कोई हमारे जिला के 2 उद्योग मंत्री हुए, उस उद्योग को कोई पुनर्जीवित नहीं कर सका। कितनी बड़ी विडंबना है। आप देखिए, आप यहाँ के लोग बाहर पावरलूम चलाने जाते हैं, बंबई में भिवंडी में आप चले जाइए और देखिएगा कि मधुबनी और दरभंगा के लोग क्या करते हैं। भर दिन उसको कांटी मशीन बोलते हैं, हमने देखा है वहाँ का दर, और उस कांटी मशीन पर दिन भर
2 शिफ्टों में काम होता है। 12 घंटा उस काम करने वाले कामगार को पैर में चैनियत नहीं है, इस मशीन से इस मशीन, इस मशीन पर से इस मशीन, दौड़ता रहता है। बाहर के उद्योगपति क्या करते हैं, जहाँ 2 व्यक्ति काम करेगा वो चाहते हैं कि सैलरी देना पड़ेगा तो एक ही व्यक्ति को, और वो अपने आजीविका के लिए वहाँ दिन रात पसीना बहाता है। उसको न सोने का ठिकाना है, न उसको रहने का है, न पंखा लगा है, कारखाना है, न कुछ है। उस गर्मी में टीन शेड में वो रह करके, और मजबूरी है पलायन कर गया यहाँ से, उद्योग चौपट हो गए। सबसे बड़ी समस्या उद्योग लगाने की बात है। मैं नहीं कहता हूँ कि 5 साल एक बड़े उद्योग को लगाने के लिए 5 साल काफी है, हम ये नहीं कहते हैं कि उद्योग लगा देंगे 5 साल। लेकिन एक बात किया जा सकता था, है, करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ घर में जो खादी उद्योग उसको पुनर्जीवित अगर कर दिया जाए तो एक परिवार मिलकर अगर उसमें काम करेगा तो हैंडलूम को पावर लूम, उसको पावर लूम दे दिया जाए। और विश्व बैंक कहती है कि हम इतना सहायता करते हैं, आंगनबाड़ी चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं, सारी व्यवस्था बोल से झूठ है। वो सब कागज पर है, धरातल पर कहीं नहीं मिलेगा। हम मुखिया वर्तमान में हमारी पत्नी है, हम प्रतिनिधि हैं, हम जानते हैं कि सरकारी योजना कितनी धरातल पर है। लेकिन सिर्फ एक उद्योग को अगर मधुबनी में पुनर्जीवित कर दिया जाए, सिर्फ खादी को, और दूसरा है मिथिला पेंटिंग को, उसके लिए अच्छा बाजार मिल जाए तो घर की महिलाएं घर में पेंटिंग बनाएगी, उसके लिए बाजार सरकार उपलब्ध कराए, वो पलायन रुकेगा, महिलाएं कहीं नहीं जाएगी। दूसरा है कि यहाँ घर घर खादी का काम शुरू हो तो विश्व पटल पर, यहाँ की खादी नामी खादी थी, वहाँ था विश्व पटल पर, और फिर पुनर्जीवित होकर के वहाँ रहेगा। विश्वास दिलाते हैं सिर्फ उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये मुख्य रूप से ये 3 समस्या है जो हमारे यहाँ मधुबनी में सबसे 40। जब आपको जनता चुनती है, आप जनता के लिए चुन कर आते हैं, तो आप प्राथमिकता किसे देंगे? आप पहले दिन समस्याओं के समाधान पर उतरेंगे कि मुझे उस क्षेत्र में सबसे अधिक काम करना है और सबसे पहले काम करना है। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले पेट चलेगा, जो हम जीवित रहेंगे, जो हम भूख से भूखमन भरा रहेगा, पेट भरा रहेगा, सभी कामों में मन लगेगा। सबसे पहले है कि रोजगार का सृजन करना। यहाँ रोजगार, सड़कें बनेंगी, नालियाँ बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो गवर्नमेंट का काम है, वो करेगी, सरकारें आएगी जाएगी, वो होती रहेगी, ये तो आपका रूटीन वर्क है। लेकिन अगर रोजगार सबसे पहले हमारा सृजन करते हैं तो यहाँ का भूखमरी रुकेगा। जब आपके पास पैसा होगा तो आपको अन्य सबसे देखिए क्या असर होगा, यहाँ के लोग जब रोजगार में लगेंगे सबसे पहले अपराध रुकेगा। आप इस रोजगार का सृजन कैसे करेंगे? विधायक रहते हुए जब इतनी सारी समस्याएं आपके सामने होगी, हर किसी की हर तरह की आवाज होगी, उस बीच में जब आप रोजगार सृजन की बात करते हैं तो उसके लिए आपने क्या एजेंडा देना है कि आपने कार्य करेंगे? देखिए, अगर हम जीतते हैं सबसे पहले मधुबनी के खादी उद्योग को पुनर्जीवित करने का कोशिश हम करेंगे। उसके लिए विधानसभा में या उसके लिए जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ आवाज उठाएंगे। और हम ये वादा करते हैं आपसे कि रोजगार सृजन कर और बस जैसे रोजगार सृजन के आने वाले 5 वर्षों में आप हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि अपने वादे पर, आप कहेंगे कि आप अपने वादे पर खड़े उतरे हैं, ये विश्वास दिलाते हैं। और मैं रोजगार सृजन का एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि हमारे यहाँ से लोग पलायन से कम बचेंगे, कोई नौकरी छोड़ करके इसमें लगेंगे। जब बाजार उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन होगा, लोग उत्पादन करेंगे, सरकार उसको रिबेट देगी, उसको खरीदेगी और अपने स्तर पर उसको बेचने का काम करेगी। उसके लिए जो भी परिस्थिति का हल्ला करना होगा, लड़ना होगा, अपने आखिरी सांस तक उस व्यवस्था को लौटाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इतना बड़ा हब खादी का यहाँ हो कि लोग जो अभी साउथ से लाते हैं, साउथ के लोग यहाँ आए और यहाँ से खादी खरीद कर ले जाए, विश्वास है। तो ये तो रोजगार सृजन की आपने बात कही, आपने बताया कि पार्टी ने आप पर क्यों विश्वास किया,
आपने इस माध्यम से विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि आप आएंगे तो आप चीजों को और बेहतर बनाएंगे, लेकिन एक सवाल जो आम आवाम की तरफ से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जनता आप पे विश्वास क्यों करे? इतने सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, इतनी सारी पार्टीज हैं, सबके बारे में बातचीत चल रही है, सबके अपने समर्थक हैं, और इस सबके बीच में आप पर ही जनता विश्वास क्यों करे? एक छोटे से पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन जनता तो ये देख रही है कि 5 बार से पिता था, तो कुछ न कुछ थोड़ा सा भी तो ये गुण होगा कि 5 बार जनता हमको क्यों चुनी। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जनता मेरे ऊपर विश्वास करने का एक कारण है कि हम 5 बार के मुखिया हैं और जनता के विश्वास से मुखिया है। चुनाव में जनता हम स्वतंत्र कहते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो वोट दीजिए, और अगर हम इस लायक नहीं है तो हम वोट मत दीजिए। हम जनता हम पर विश्वास करती है, तो इसका एक मैं बता रहा हूं कि मैं 5 बार का मुखिया हूं, तो जनता को स्वतः यह बात है अपने दिमाग में, ये जनता के विश्वास से मुखिया है। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, लोगों ने देखा, हम तो बस 5 साल के लिए हमारे अभी चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो 4 साल के लिए ही 28 में हो जाएगा लोकसभा के साथ। 4 वर्षों में अगर हम मधुबनी के विकास के लिए काम नहीं करेंगे तो 5वां वर्ष फिर हम कहाँ नजर आएंगे? जनता हमको ऐसे भी नकार देगी। ये विश्वास जनता को करना चाहिए। हमारे ऊपर हम सोच रहे हैं कि जनता यह सोचकर हमको वोट देगी कि 5 वर्ष इसको देख लेते हैं, अगर नहीं हमारे लिए खड़ा उतरेगा तो 5 वर्ष के बाद उतार देंगे। तीसरी बात, हमने जनता के साथ जनता के हर समस्या में कदम से कदम मिला करके चला है। एक एक समस्याओं पर हमने ध्यान दिया है। कई आंदोलन करके यहाँ हम लड़े हैं और हमने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है। तो एक एक चीजों पर जो हमारे यहाँ समाज से लेकर के और जो निजी जिंदगी में विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन पर हमने लड़ाई लड़ी है। जनता हमको देखी है और लड़ाई लड़ते देखी है। हम उसमें सफल हुए हो नहीं हुए हो अलग बात है, लेकिन जनता हमको देखी है कि हमने हमेशा जनता की समस्याओं के साथ खड़ा हुए हैं और जनता आम लोगों के साथ हम खड़े हैं और हमेशा कोशिश किया है कि उनकी समस्या दूर हो, उसमें हमने जीतोड़ कोशिश की है। जनता यह देख रही है और निश्चित रूप से हम पर इसलिए विश्वास करेगी कि यही हमारा वो व्यक्ति है कि हमारे हम डाउन टू अर्थ आदमी है, नीचे में बैठ सकते हैं। हमको ये नहीं है कि हम कार से नीचे नहीं उतरेंगे, नहीं, हम अभी भी साइकिल मोटरसाइकिल जो मिलता है उस पर चलते हैं और कहीं कोई उसमें लाज लज्जा। हम तो CPI के कैडर रह चुके हैं और CPI के कैडर को देखिएगा, खाया नहीं खाया, एक झोला लिया और गांव-गांव शहर घुमा। तो हम तो उस मेंटेलिटी के आदमी हैं। जन स्वराज भी वही सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति आपका अपना है और इसलिए जनता आप पर विश्वास करती है। तो ये बहुत बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि एक तो जनता इतने सालों से लगातार इन पर विश्वास कर रही है, तो इस बार विधानसभा चुनाव मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 की जो जनता है वो भी एक बार विश्वास करके देखिए, जैसा कि इनका कहना है। दूसरी बात, इन्होंने जनसुराज पार्टी को एक बिहार बदलाव के रूप में देखा है और इसलिए उससे कंधा मिलाकर आगे चलने की बात की है। विभिन्न समस्याओं पर हमने बात की और जब ये चुनकर आएंगे तो समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेंगे इस पर भी हमने बात की। हमारे साथ अभी कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, इनका परिचय जानना चाहेंगे। आपका परिचय? आप समर्थक के रूप में यहाँ मौजूद हैं, तो चूंकि आप समर्थक के रूप में मौजूद हैं तो हमारी जनता जानना चाहेगी कि आपके समर्थन का कारण क्या है? मैं विगत 20 सालों से बीजेपी का जिला में मीडिया प्रभारी थे। विगत जो मैंने बीजेपी का पार्टी छोड़कर दूसरा ज्वाइन किया, उनके पीछे मैं प्रशांत किशोर से बहुत ही मैं सहमत हूँ और हमारे पंचायत में भी भ्रमण किए थे। उनका जो विजन था उस विजन से मैं संतुष्ट हुआ, इसलिए मैंने जनसुराज का मैं साथ ही अनिल मिश्रा जी के साथ रहने का कोई ठोस वजह? हाँ, मैंने जब यहाँ का जो पार्टी का उम्मीदवार जो घोषणा की हर पार्टी,
उसमें अनिल मिश्रा जी का जो मैंने देखा जनसुराज से, तो मुझे बहुत हर्ष हुआ। और मैंने देखा, मैं इनको 2001 से जानता हूँ। हमारा यहाँ ननिहाल पड़ता है, जिस पंचायत के मुखिया हैं, तो मैं इनको 2001 से जानता हूँ। ये जमीनी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से आज एक विपक्ष पे गए हैं, और यही सब देखकर मैंने इनके साथ। आपका परिचय? मदन कुमार झा मेरा नाम हुआ, मधुबनी आवास है। हम कांग्रेस वाले प्रदेश स्तर के हुए हैं, और खास करके ये हमारे बहुत अनिल मिश्रा जी हमारे बहुत ही निकट मित्र हैं। इनमें सबसे खास है जो वादा करते उसको निभाते हैं। ये जो बोलेंगे, अभी जो जनता के सामने ये जो कहेंगे हम ये काम करें वो काम करें, 100% करें। इसीलिए आज तक जो मुखिया बने हुए हैं, अब बने हुए हैं। ये जो अभी आपके सामने जो और कैमरा के सामने ये बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे तो मधुबनी क्या क्या काम करेंगे, 100% करेंगे। इसीलिए हम तो ये कुछ समर्थक हमारे साथ थे, और इसको अंत करने से पहले मैं चाहूंगी कि क्योंकि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, हमने मिथिलांचल की बात की, मिथिला की बात की, तो आप मैथिली में कुछ संदेश जो हमारे आम जनता को देना चाहें। हम मधुबनी के 36 मधुबनी विधानसभा के जतेक मतदाता मालिक है, मतदाता हमारे भाई बंधु भाई बहन सब है, एतबे कहबन जे 5 साल एक बेर अहू बेटा के जांच लियो, अहू भाई के जांच लियो। 5 साल में हम अगर अहाँ के अपना वादा पर और अहाँ के आकांक्षा पर अगर खड़ा नहीं उतरब तो बस 5 साल 20-20 साल एक आदमी के दिलिए है, केकरो 15 साल दिलिए है, लगातार दिलिए है, केलक किछ नहीं, ओकरा पर एते विश्वास केलिए है। हम तो अहाँ के घर के लोग छी, 5 साल हमरा पर कऽ देख लियो, अगर हम अहाँ के विश्वास पर खड़ा नहीं उतरब 5 साल के बाद हम मुंह नहीं देखब। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 के जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अनिल मिश्रा जी। चुनावी माहौल में साक्षात्कार का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप मतदान अवश्य करें और देखते रहें 10 न्यूज खबरें आपका। नमस्कार।